हिंदी की सुरुचिपूर्ण कहानियों के संकलन से आज सुनिए मुंबई की प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका मंजुला जोशी जी की लिखी हुई कहानी नई सुबह। तो शुरू करते हैं कहानी नई सुबह। चंद्रा का पूरा नाम चंद्रावली था, पर जगत उन्हें चंद्रा बुआ ही कहता था। चंद्रावली परिवार की सबसे छोटी एकमात्र कन्या थी। घर के सभी सदस्य उसे सिर आंखों पर रखते। एक क्षण उसके मुंह बात निकले और दूसरे क्षण पूरी हो। माँ कई बार सोचती कि इतने लाड़ प्यार से तो ये बिगड़ जाएगी, बड़ी होकर ससुराल जाएगी तो पता नहीं कैसे रहेगी, न जाने कैसा घर वर मिले। माँ बीच बीच में समझाने की कोशिश करती, पर उनकी सीख उसे सुहाती नहीं थी। इस कारण जब तक हो सके वो उनसे दूर ही रहती। इस पर भी माँ कभी कुछ कहे तो पिता, बड़े भाई और भाभियाँ उसे बचा लेते। बड़ी होते होते वो जिद्दी और ढीठ होती गई। जो सोचती वही करती। घर भी अब उसके हिसाब से चलता। कभी ऊख चूक हो जाए तो कोहराम मचा देती। माँ समझ रही थी कि इसका आगे का जीवन इसके स्वभाव के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है, पर भाभियाँ सोचती कि 4 दिन की मेहमान है, विवाह होते ही पराए घर चली जाएगी, जी लेने दो इससे अपनी ज़िंदगी, आगे पता नहीं क्या हो। बेटियों का जीवन ऐसी किताब है जिसके पहले के कुछ पन्ने माता पिता लिखकर छोड़ देते हैं, आगे पन्ने उनका भाग्य लिखवाता है। चंद्रावली का भाग्य अच्छा था। उसे पीहर जैसा ही ससुराल और बहुत शिक्षित और शालीन वर मिले। अपने पिता के अवसान के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी वही उठाते थे। इससे घर में सब उनका सम्मान करते थे। कालांतर में चंद्रा ने यहाँ की कमान भी संभाल ली, पर पीहर की कमान नहीं छोड़ी। वो दोनों घरों की मुखिया बन गई। बिना उसकी सलाह के कोई काम नहीं होता। दोनों परिवारों में प्रभुत्व पाकर चंद्रावली का गरूर दिनों दिन इतना बढ़ता गया कि लोग डरने लगे थे। अधिकार अहम के साथ कठोर भी बना देता है। माँ ने कई बार कहा, बेटियाँ अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। पीहर में बेटियों को आशीर्वाद मिलता है और बहुओं को अधिकार। ये बात तू जितनी जल्दी समझ लेगी उतना तेरे हित में होगा। चंद्रा माँ की बात ना पहले सुनती थी, न उसने अब सुना। चंद्रावली महीने 2 महीने में मायके का चक्कर लगा आती। वैसे वो कहीं भी जाती अधिक समय के लिए ही जाती। कम से कम महीने भर का तामझाम उसके साथ रहता। एक तरह से छोटा घर अपने साथ लेकर चलती। वो जहाँ भी जाती वहाँ का पूरा एक कमरा उसका हो जाता। कपड़े, दवाइयाँ, कंघी, चोटी का सामान, घर बाहर की चप्पलें, पूजा पाठ की पुस्तकें, एक पेटी में भगवान, उनकी पूजा के सामान, पानदान आदि आदि सारी रोज़ काम आने वाली चीज़ों के अलावा उसका नहाना धोना, खाना पीना, रहना सब उसके नियम के अनुसार चलता है। कहीं किसी तरह की कोताही उसे पसंद नहीं थी। इतनी नियमितता से सबको परेशानी होती थी, पर कोई कुछ कहता नहीं था। यदि किसी पारिवारिक समारोह में पीहर आती तो आते ही सारे कार्यक्रम अपने हाथ में ले लेती। सारे रीति रिवाज, कायदे कानून उसके अनुसार चलते। कोई बदलाव चाहता तो सीधे मना कर देती। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। समय के साथ पीहर में भाभियों के बच्चे बड़े हुए, नई बहुएं आईं, माँ बाबूजी का देहांत हो गया, घर का वातावरण बदलने लगा। नई प्रजा पुराने बंधनों से मुक्ति चाहने लगी। चंद्रा बिटिया बहना से ऊपर बुआ जी से बुआ दादी तक बन गई। पिछली बार सबसे छोटी भतीजे के विवाह पर पीहर गई तो उसकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। कई बार ध्यान दिलाने के लिए उसे आवाज़ ऊंची करनी पड़ी। बड़ी भाभी ने धीरे से कहा, चंद्रा बहन, अब सब बदल गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें अपने हिसाब से करने दीजिए। अरे वाह, ऐसे कैसे करने दें? रीति रिवाज, मान मर्यादा कुछ होती है या नहीं? बेटों बहुओं को इतनी छूट दे रखी है कि सिर पर बैठ गए हैं। सब तुम्हारी ढिलाई का परिणाम है। छोटी बहू अधिक पढ़ी लिखी थी, उससे सास के साथ ऐसा व्यवहार देखा नहीं गया। बुआ जी मुझे क्षमा करें, अब जो पक्का किया गया है वही होगा। सुविधा के अनुसार नियम बदले जा सकते हैं। पुरानी जड़ परंपराओं में परिवर्तन होना चाहिए, वही हम कर रहे हैं। 4 दिन की आई घर की सबसे छोटी बहू चपड़ चपड़ कर रही है और सब चुप खड़े हैं। पढ़ लिख कर हमें सिखा रही है कि परंपरा बदल डालो। घर के रीति रिवाज सीखने के बजाय उसे ख़त्म करने की शिक्षा दे रही है। भाभी, तुम भी उसे कुछ कहने के बजाय चुपचाप सुन रही हो। अब भावी वधू शांता अशांत हो गई। बुआ जी, आप भी तो दादी, बड़ी माँ और माँ से छोटी होकर भी सबसे बड़ी हो गई।
मैं तो यहीं की बेटी हूँ, घर पर ही पली बढ़ी हूँ, आपका रौब बहुत अच्छी तरह देखा है। दादी की किसी बात को आप नहीं मानती थी, बल्कि हमेशा उन्हें पीछे कर देती थी। बड़ी माँ और माँ को भी हमेशा झिड़क देती हैं। पहले भी हमें बुरा लगता था, पर बच्चे थे तो डरते थे, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। दादी के जाने के बाद अब बड़ी माँ इस घर की बड़ी हैं, पहले उन्हें तो बड़ा मानो, फिर सबको समझाना। कोलाहल सुनकर भाई दौड़े आए। चीखती हुई चंद्रा उन पर भी बरस पड़ी। भैया, माँ बाबूजी क्या गए कि आप सबने हमें पराया कर दिया? यहाँ क्या इन बच्चों से अपमानित होने आए हैं? सबने बड़ों की मान मर्यादा ताक पर रख दी है। आगे से हमें मत बुलाना, ना देखेंगे ना कुछ कहेंगे, जैसा रुचे वैसा करते रहना। भाई ने इशारे से सबको बाहर भेज दिया। तब तक भाभी पानी का गिलास ले आईं। दोनों पति पत्नी उसके अगल बगल बैठे। ले पहले पानी पी ले चन्नू, इस आयु में इतना गुस्सा नहीं करते, तबीयत बिगड़ जाती है। शादी ब्याह में ऊंच नीच होती रहती है, सब कुछ अपने मन के अनुसार नहीं हो पाता। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उनकी बात माननी पड़ती है। माँ बाबूजी हमारी बात मानते थे कि नहीं? अब उनकी जगह हम हैं और हमारी जगह हमारे बच्चे। मन शांत कर, उनको माफ़ कर दे। तू मेरी रानी बहन है, चल गुस्सा थूक दे। भाई की बातों से वो तो शांत हो गई, पर वातावरण में कड़वाहट बनी रही। सब उससे दूरी रखने लगे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद महीने भर रुकने वाली बुआ जी 15 दिनों में वापस चली गईं। इसके बाद उनका मायके आना कम होता गया। इधर ससुराल में ननदें विवाह कर अपने घर चली गईं। दोनों देवर विदेश चले गए। साथ ही सास भी लंबी बीमारी के बाद परलोक से धार गईं। चंद्रा को 3 बच्चे हुए। बड़ी बेटी ने माँ का स्वभाव लिया और दोनों बेटे पिता पर थे। माँ के कठिन अनुशासन और क्रोधी स्वभाव से बच्चे पिता के करीब होते गए। माँ बेटी की तकरार आए दिन चलती। सब घर छोड़कर बाहर पढ़ने निकले। उसके बाद अपना घर परिवार वहीं बसाकर वहीं के होकर रह गए। छुट्टियों में घूमने जाने आने के बीच आकर मिल जाते या फिर उन्हें बुला लेते। अब अवकाश प्राप्त कर केवल सोमदेव जी और चंद्रावली इतने बड़े घर में रहते थे। मायके में विवाह समारोह होने की खबर उड़ते उड़ते उनके कानों तक पहुंची। तब से चंद्रा बुआ जी की आंखें और कान दरवाजे की ओर लगे रहते थे। हर आहट पर वे सतर्क हो जाती और दरवाजे की ओर उनकी टकटकी लग जाती। करीब महीने भर से उनके मन में उथल पुथल चल रही थी कि कोई फ़ोन आए, पत्र आए या कोई लेने ही चला आए तो वे पीहर पहुंच जाएं। अभी तक उनके बिना कभी कोई पत्ता भी नहीं हिला, तो अब कैसे हिलेगा? क्या हुआ बुआ, आज भी संदेशा नहीं आया? सुनते हैं तैयारी तो जोर शोर से हो रही है, तुम्हें कैसे भूल गए? हंसती हुई बिट्टू कटोरी में कुछ मीठा लिए चली आई। तेरी क्या संजय की दृष्टि है जो यहाँ बैठकर वहाँ का देख रही है? नहीं बुआ, तुम्हारी भाभी की बहन हमारी पहचान की है, वही बता रही थी। मुझे कोई क्यों भूलेगा भला? आज नहीं तो कल बुलावा आ ही जाएगा। अभी तो बहुत दिन बचे हैं, तू क्यों उतावली हो रही है? फिर घर के लोगों को कैसा न्योता? देखो बुआ, बुरा मत मानना, हर बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो विवाह के बाद पहुंड़ी ही होती है। बिना बुलाए जाने का सोचना भी मत। सती मैया तक बिना बुलाए गईं तो अपमानित होने पर उन्हें हवन कुंड में कूदना पड़ा। एक महाज्ञानी तू ही है जो 75 साल की बुढ़िया को ज्ञान देने चली है। शादी ब्याह के घर में देर सबेर हो जाती है। मेरी नई साड़ियों के लिए कुर्तियाँ बनाने को दे आई थी, वे कब आएंगी? ऐसा ना हो कि दर्जी जाने के दिन तक लटका कर रखे। मेरा बक्सा ठीक कराने को ले गई थी, वो भी लेती आना। ठहर, तुझे रुपए देती हूँ। पिछली बार के रुपए पड़े हैं, सारा हिसाब इकट्ठे करना। 1-2 दिन में दोनों चीज़ें लाकर रख दूंगी और कुछ याद आए तो लिख कर रखना। कुछ छूटना नहीं चाहिए। बुआ हो, सबके लिए बढ़िया चीज़ें लेकर जाना। लगे कि हाँ बड़ी बुआ जी आई हैं। दुकानें सुबह कुछ देर के लिए ही खुलती हैं, तभी ले आऊँगी। बिट्टू उनके ही बंगले में बाहर के छोटे से कमरे में अपने पति और 2 बच्चों के साथ किराए पर रहती थी। चंद्रा बुआ को उसका बड़ा सहारा था। सुरक्षा की दृष्टि से भी उनके रहने से बंगले में चहल पहल थी। साथ ही उनके बाहर भीतर के सारे जरूरी काम भी ये दंपत्ति कर देते थे। वे आधी रात को भी दौड़ने को तैयार रहते। सच पूछो तो बुआ को अपने बच्चों से अधिक इन पर भरोसा और प्रेम था। कई बार लोग कहते, हो ना हो बुआ जी सब इन्हें ही देकर ऊपर जाएंगी। इसलिए बिट्टू भी उनकी मुँह लगी हो गई थी। जब तब बिना सकुचे कुछ ना कुछ बोल देती थी। बिट्टू के जाने के बाद बुआ जी विचार में पड़ी। बिट्टू ठीक कहती है, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए।
भैया होते तो पहला न्योता मुझे भिजवाते, उनके जाने के बाद भाभी की सुनता कौन है। वैसे भी वो किसी के बीच में नहीं पड़ती। एक वो ज़माना था जब हमेशा सबसे पहले मैं ही पहुंचती थी और काम की शुरुआत से अंत तक वहीं रहती। अब देखो कैसा नया ज़माना आया है। न्योते का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। बुलाना हो तो पहले मनोहार पत्र भेजा जाता है कि आने वाला व्यवस्था कर ले। क्या पता उसी पुरानी बात का अब तक मलाल हो। मन में मैल पाले बैठे होंगे। अब ये तो राम जाने, नए ज़माने की बात ही निराली है। बिस्तर पर उन्हें बार बार करवट बदलते देख सोमदेव जी से नहीं रहा गया। आखिर इतनी हलकान क्यों हो रही हो? ज़्यादा सोचने से तबीयत बिगड़ जाएगी तो चाह कर भी जा नहीं पाओगी। बिना उत्तर दिए वे लेटी रहीं, पर मन था कि बार बार मायके की ड्योढ़ी को छुआता था। महिलाएं अपने मायके के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए अपना दर्द छुपा लेती हैं। दूसरे दिन बिट्टू के हाथ में पर्चा थमाने के साथ कुछ रुपए भी रखे। अपने हिसाब से अच्छी चीज़ें लेती आना। बक्सा आते ही बुआ जी जतन से सामान जमाने बैठ गईं। बार बार सब निकालती फिर जमाती। एक दिन देने की चीज़ें जांच परख कर नीचे रखती और अपने कपड़े ऊपर। दूसरे दिन फिर उसी को उलट पुलट देती। बीतते दिनों के साथ उनकी व्यग्रता और बढ़ती जा रही थी। किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, कुछ पूछ नहीं सकती थी, बस मन ही मन घुट रही थी। कम से कम एक फ़ोन भी आ जाए तो वो न्योता मान लेंगी। बुद्धि कहने लगी कि अब शायद कोई नहीं बुलाएगा, पर मन कहता कि अभी भी समय है। धीरे धीरे धैर्य टूटता गया। बुआ पूरे दिन बिस्तर पर लेटी रहती। बिट्टू कुछ ना कुछ बनाकर बहला फुसला कर खिला देती तो खा लेती। सोमदेव जी थोड़ी थोड़ी देर में कमरे में चक्कर लगा जाते, पर बोलते कुछ नहीं। बिट्टू को बुआ की उदासी और टूटा मन देखकर मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री के मन की बात जानती है। महिला चाहे किसी भी आयु की हो, मायके का दरवाज़ा बंद हो जाने की व्यथा मायके से विदाई से भी कहीं अधिक दुखदाई है। जैसे किसी ने सिर पर रखा रक्षा कवच खींचकर असहाय बना दिया हो। चंद्रा उठो, मन छोटा मत करो। बदलते समय के साथ बदलना ही जीवन की कसौटी है। जीवन के इस पड़ाव में तुम्हें कमज़ोर नहीं देख सकता। तुम ही मेरी शक्ति हो, मेरा सहारा हो। अब हमें दुनिया के लिए नहीं, केवल एक दूसरे के लिए जीना है। हमेशा चुप रहने वाले सोमदेव जी के शब्द चंद्रावली के लिए संजीवनी बन गए। अभी आप सुन रहे थे मंजुला जोशी जी की लिखी हुई कहानी नई सुबह। आशा है कहानी आपको कहीं ना कहीं शिक्षाप्रद लगी होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।